नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हर हफ्ते आपको सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई ऐसी खास शख्सियतों को मिलाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में रहकर उल्लेखनीय कार्य किया है, जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि देश प्रदेश में, बल्कि दुनिया में अपनी कला के जरिए, अपने हुनर के जरिए कुछ ऐसा योगदान समाज में दे रहे हैं जिसकी चर्चा की जाना, जिसको सब तक पहुंचाना बहुत आवश्यक होता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मशहूर चित्रकार, कलाकार, और ना सिर्फ मैं चित्रकार और कलाकार कह के इनकी कला को सीमित नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इनकी कला इतनी व्यापक है कि ये अनोखे कई तरह के लोहे के उपकरणों के जरिए ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जिन्हें देखकर बरवसी मुंह से वाह निकल जाता है। ऐसे ही कलाकार हैं हमारे साथ है मंदसौर जिले में जन्मे वाजिद खान साहब। वाजिद जी मंदसौर जिले में जन्मे, वर्तमान में इंदौर में रह रहे हैं। ना सिर्फ इंदौर में बल्कि इंदौर अपनी कला के जरिए ये जैसा कि बताते हैं कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो रहते ही हैं। इसके अलावा लंदन, दुबई जैसे दुनिया के कई बड़े शहरों में भी इनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाती रही है। इसके अलावा इनकी इस कला के जरिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि वाजिद खान देश के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आयरन नेल आर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट आर्ट हेतु पेटेंट प्राप्त हो चुका है। वाजिद जी की इस प्रतिभा को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सहित कई राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र की शख्सियतों ने भी सराहा है। तो वाजिद जी से उनकी इस कला के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले, हमारी बातचीत शुरू हो उससे पहले, मैं वाजिद जी की इस कला पर आधारित जो एक वीडियो क्लिप है मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा और उसके बाद हमारी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं ये वीडियो क्लिप। तो देखा आपने वीडियो क्लिप के जरिए, आपको यह अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि किस तरह से इन्होंने अनोखी कीलों के जरिए इन्होंने पेंटिंग की है और उस पेंटिंग से कई सामाजिक संदेश देती हुई अनोखी कृतियां इन्होंने अब तक बनाई हैं।
तो वाजिद जी, सबसे पहले अपने कार्यक्रम में सबसे पहले तो आपका स्वागत चाहूंगा और इसके साथ सब आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो अनोखी कला है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपको ये सब करने की प्रेरणा प्राप्त हुई? मैं मंदसौर के पास में एक छोटा सा गांव सोनगढ़ी से हूँ, 11 किलोमीटर दूर मेरा गांव होता है। वहाँ पे जाने के लिए अब बस और ऑटो और टैक्सी और बाइक जाने लगी, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो 2002 के लगभग मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे आर्टिस्ट बनना चाहिए, आर्टिस्ट बनना चाहिए कुछ स्पेशल, और दुनिया का सबसे स्पेशल आर्टिस्ट बनना चाहिए। तो वो एक ख्वाब लेके मैं बचपन से अपने घर से निकल गया था और मैं दुनिया के, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में रहा हूँ, जिसमें से अहमदाबाद के अंदर मैंने पहली बार पेंटिंग पे काम करना शुरू किया, जो कीलों की पेंटिंग थी। कील में नेल यूज़ करता हूँ, उससे एक हैमरिंग करता हूँ प्लाई पे और उससे मैं कील बनाता हूँ, कील से पेंटिंग बनाता हूँ। तो इस तरह का मेरा सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में बहुत सारी फेरिस थे, बहुत सारा सफ़र रहा। 3 साल पहला आर्ट वक्त बनने में लगा है। अच्छा, 3 साल पहला आर्ट बनाने में आपको 3 साल का वक्त लग गया? जी जी। लेकिन फिर अब तो आप इस कार में इतने हैप्चुअल हो गए होंगे कि कुछ दिनों में ही ये काम हो जाता होगा, मतलब जरा में आप अपनी कृति को अंतिम रूप दे देते होंगे? नहीं, अभी भी कम से कम 6 महीने एक आर्ट बनने में लगता है हमें। सबसे खास बात ये कि नेल आर्ट अब हम बंद कर चुके हैं जी। अब हम, उसके बाद हमने गाड़ी के इंजन के पार्ट से आर्ट बनाना शुरू किया, कि जो आपने वीडियो देखा वो आर्ट भी अब बंद कर चुके हैं। उसके बाद हमने मेडिकल इक्विपमेंट पे शुरू किया, वो आर्ट भी बंद कर चुके हैं। फिर बुलेट बंदूक की गोलियों से गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया, वो भी बंद कर चुके हैं। बंद करने का मकसद ये रहा कि अब फिर कुछ नया करना है, अब फिर कुछ नया करना, अब फिर कुछ नया करना। तो हर बार नए के लिए हमने पुराना काम बंद किया है। बिल्कुल सही बात है, नया करने के कारण पुराना काम छोड़ना पड़ा है। लेकिन ऐसा पुराना कार्य छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो कला इनके जहन से निकल गई हो पूरी तरह से। जब भी यदि मौका मिलता है तो उस कला में वापस लौटते हैं, लेकिन कुछ नया करने की चाहत के कारण ही हमें कई तरह की अनोखी कृतियां इनके जरिए देखने को मिलती हैं। और ऐसी ही एक कृति वर्ष 2022 में जो दोहा में, माफ कीजिए, कतर में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है, उसके लिए भी एक बहुत ही शानदार स्कल्पचर ये तैयार कर रहे हैं, जिसे बनाने में बताया जाता है कि 5 साल का समय आपको उसमें लगेगा और पाइप से वो पूरा का पूरी जो कलाकृति है वो आप बनाएंगे। तो इसके लिए आपको कब अनुबंधित किया गया और कैसा रहेगा इसका जब अंतिम रूप जब हम देखेंगे तो किस तरह की कृति हम सबके सामने आएगी? हम कतर के स्कल्पचर के लिए एक बहुत यूनिक काम कर रहे हैं जी। हम 100 फीट हाइट के 2 इंच वाले पाइप, कम से कम 10,000 पाइप उसमें खड़े रहेंगे। जी। सिर्फ ब्लैक कलर के पाइप है। आप जब फ्रंट से देखेंगे तो वहाँ के कतर का फोटो दिखेगा। जी। आप लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ के कैप्टन का फोटो नजर आएगा। जी। राइट में जाएंगे तो फीफा वर्ल्ड कप प्रेसिडेंट का फोटो नजर आएगा। बैक साइड में जाएंगे तो फीफा वर्ल्ड कप प्रेसिडेंट। ये दुनिया का सबसे यूनिक स्कल्पचर है। एक्चुअली ये कतर गवर्नमेंट से नहीं मिला, हमें एक प्राइवेट कंपनी है, उसने ये स्कल्पचर बनाने के लिए हमें ऑर्डर दिया, जो कि उन्होंने फीफा और कतर की गवर्नमेंट से ये शायद कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर वहाँ से हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो हम एक अलग यूनिक स्कल्पचर बना रहे हैं जो दुनिया में बहुत स्पेशल होगा। ख़ास बात ये है कि पूरा स्कल्पचर हम इंडिया में बना रहे हैं। उससे हम इंडिया में बहुत सारे बच्चों को ये आर्ट बनाना सिखाएं, और इसका जितना भी पैसा है, हमारा मकसद है कि हम सिर्फ गरीब बच्चों को आर्ट बनाने के लिए हम डोनेट करना चाहते हैं। अभी तक हम इस तरह का काम करते आए, जो भी आर्ट बनाते हैं हम दूसरे बच्चों को सिखाते हैं ताकि हम आर्ट को थोड़ा और बड़े लेवल पे कर सकें। तो इसमें लगभग कितने कलाकारों की आपको आवश्यकता पड़ेगी और कितना बड़ा इसका रूप रहेगा, कितनी बड़ी ये पूरी डिजाइन होगी इसकी? कम से कम हमें अमूमन 200 आर्टिस्ट चाहिए और 100 फीट बाई 100 फीट बाई 100 फीट हाइट पे ये बनेगा। 10,000 स्क्वायर फीट का टोटल इसका एरिया है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे बनेगा। मतलब उसे इंडिया में बनाएंगे, जैसे वहां तक ले जाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था? हाँ, इसके लिए बहुत स्पेशल कुछ हम काम कर रहे हैं कि हम कुछ बड़े कंटेनर बनवा रहे हैं जिसके अंदर इसे हम शिफ्टिंग करेंगे, और अमूमन अभी 5 साल लगेंगे। 5 साल के हालात क्या बोलते हैं वो भी समझना होगा हमें। हाँ, सही बात है। और यदि ये अंतिम रूप यदि इस कृति को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर जो वाजिद जी की प्रतिभा है उसे दुनिया का के हर देश में लोग बाग देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए सभी जानते हैं कि हर देश से वहाँ मीडिया पहुंचेगा, उसका प्रसारण किया जाएगा हर देश में। और जब वर्ल्ड कप के उन मैचेस का, उस स्टेडियम का, उस पूरे शहर के बारे में जब जानकारी दी जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वाजिद जी की प्रतिभा भी, वाजिद जी की वो कलाकृति भी दुनिया भर में पहुंचेगी। और उसके जरिए ना सिर्फ वाजिद जी का नाम पहुंचेगा बल्कि देश का नाम, भारत का नाम भी कहीं ना कहीं रोशन होगा। एक और जो चीज़ जो मैंने आपके बारे में अब तक पढ़ी है उसमें मैंने देखा था कि आप कई अनोखी तरह की छोटे छोटे से आविष्कार आपने किए हैं, उसे हम आविष्कार नाम दे सकते हैं। मसलन जैसे आपने एक आयरन प्रेस बनाया है, बहुत छोटा साइज का जहाज बनाया, पानी का हेलीकॉप्टर बनाया। ऐसे आप 140 से ज़्यादा
छोटी छोटी कृतियां बना दी हैं। तो ये अनोखी चीजें करने के लिए कैसे आपकी चीजें दिमाग में आती है और कैसे आप ये काम करते हैं? देखिए, जब मैं बच्चा था मेरा एजुकेशन सबसे पहले बताना चाहूँगा 5th क्लास से ज़्यादा नहीं है। अब बाकी सबसे ख़ास बात यह है कि मैं इंडिया के या वर्ल्ड के बड़े बड़े कॉलेज में मैं लेक्चर देने जाता हूँ। तो मेरे साथ 5th से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया, बचपन से घर से निकाल दिया गया था या मैं निकल गया था। बाकी मुझ में एक बड़ी वैसी लगन सी थी कि कोई भी अगर टॉय आता था तो मैं उसे खोल के सीखता था कि इससे क्या बनता, उससे क्या बनता। फिर मैं उससे कभी रोबोट्स बनाता था, कभी शिप बनाता था। और मैं मेरे दर्शकों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो भी कभी अगर उनकी फैमिली में या वो खुद भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अपने जहन को कभी ना रोकें, ये काम हमेशा करते रहें, क्योंकि ये काम आपको क्रिएटिव करने पे मजबूर करता है, वो एक महान काम करने पे मजबूर करता है। तो इस काम को कभी स्टॉप ना करें। तो मैं भी ये काम करता रहा। इसी तरह से मैंने पानी का जहाज बनाया, कभी मैंने दुनिया की सबसे छोटी प्रेस बनाई, कभी मैंने रोबोट्स बनाए, कभी मैंने बॉल स्कैनिंग मशीन बनाई। तो ये मेरा सिलसिला चलता रहा। तो मैं सबसे पहले रोबोटिक में था, फिर मैं स्पोर्ट्स में आया, उसके बाद मैं आर्टिस्ट बना। तो ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत काम आई। जी, लेकिन ये आपके परिवार में किसी ने रोका नहीं? क्योंकि आजकल के बच्चे जब इस तरह के काम करते हैं तो कहते हैं बेटा पढ़ाई लिखाई में अपना दिमाग लगाओ, ये सब करोगे तो इससे कोई भविष्य नहीं है, इससे आप अपना नाम नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपने तो एक अलग ही उदाहरण पेश किया है, वो सारी चीजें की हैं जिन्हें करने से अमूमन रोका जाता है, लेकिन आपने ये सब करके तो आपके परिवार ने ऐसी कोई बंदिशें आपके ऊपर नहीं लगाई? नहीं, मेरे वालिद और मेरी वालदा दोनों ने बहुत मेरी मदद की और उन्होंने बोला कि आपको जो करना है वो करो, बस कोई गलत काम मत करना। तो वो जो आज़ादी थी, वो 2 वर्ड की, वो आज़ादी एक बड़ी जंग जीतने के लिए बहुत काफ़ी थी। तो वो मेरे लिए मेन वेपन्स थे उस जंग जीतने के लिए। तो ये बहुत अहम चीज़ थी मेरे लिए। और जो माँ बाप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें भी ये बात समझ में आना चाहिए कि बच्चे का दिमाग यदि जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में लगता है उसकी उस प्रतिभा को वहीं समझकर उसे ही आगे निकालने के लिए उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे प्रेरित करना चाहिए, और तभी जाकर उसकी प्रतिभा को असल आयाम मिलेगा, सही आयाम मिलेगा, और वह उस प्रतिभा के जरिए देश दुनिया में अपना नाम कमा सकता है। आप अनावश्यक उस पर पढ़ाई का बोझ नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे ही कई दूसरे मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं मशहूर कलाकार वाजिद खान साहब, जो कि अपनी अनोखी तरह की पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाजिद जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जो कलाकृतियाँ होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, उसमें कई सामाजिक संदेश भी आप उसमें शामिल करते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कई मैसेजेस लोगों तक पहुँचाते हैं। इससे क्या एक कला जिंदा हो जाती है। हम कह सकते हैं कला में यदि भावना नहीं होगी तो वो मृत प्राय ही है। तो जैसे कि आपकी एक पेंटिंग है जिसमें माँ बेटे को प्यार को दर्शाती हुई एक पेंटिंग्स है, महात्मा गांधी की पेंटिंग्स बताई थी, उसमें भी आपने कुछ अर्थ गढ़े थे। तो ये इस तरह की अब आने वाले समय में हमें कौन सी कृति मिलेगी, और अभी तक आपने जो भी संवेदनाएं भावनाएं अपनी पेंटिंग्स में डाली हैं, उसके पीछे आपका क्या मकसद रहता है? आप पेंटिंग्स बनाते समय क्या जहन में रखते हैं कि आपकी पेंटिंग्स के जरिए क्या मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए? मेरा बड़ा एक अहम मौजू रहता है, अहम मकसद होता है। एक वाक्य बचपन का मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक साहब ने मुझसे कहा था बचपन में कि कुछ लोग होते हैं काम करने के बाद सोचते हैं कि उनने क्या किया। कुछ आर्टिस्ट होते हैं पेंटिंग बनाने के बाद सोचते हैं कि उनने क्या बनाया, और कुछ होते हैं करने से पहले सोचते हैं, और जो करने से पहले सोचता है वो बहुत बड़ा कलाकार होता है। तो मैंने अपनी आर्ट के अंदर में पहले बहुत सोचता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ से किसी चीज़ को बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ। जिससे कि मैं आपको मिसाल दूंगा, मैंने गाड़ी के इंजन के पार्ट से हॉर्स बनाया, क्योंकि कार का जो इंजन होता है वो हॉर्स पावर में होता है। हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े के पावर को हम इंजन से आंका जाते हैं, तो उसी से हमने हॉर्स बनाया। हमने बंदूक की गोली से गांधी जी बनाए, क्योंकि हिंसा और अहिंसा, हिंसा के लिए बंदूक जानी जाती है और अहिंसा के लिए गांधी जी, और हिंसा ने अहिंसा की जो जान ली। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए हम बहुत सोचते हैं, लोग जानते हैं, अहिंसा को याद करते हैं, एग्जैक्टली उन संदेशों को लोगों तक जानते हैं। ये चीज है कि वो गोलियां याद नहीं रहती, लेकिन उन गोलियों के जरिए बनाया गया जो व्यक्तित्व है वो महत्वपूर्ण है। बहुत ही शानदार ये बात है। और माँ बेटी की भी पेंटिंग्स जो आपने बनाई है,
जी। उसके विषय में भी जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि माँ और बेटी की जो पेंटिंग बनी, एक बच्चे की जो पेंटिंग बनी, वो भ्रूण हत्या के लिए बनाई। उससे बहुत हमने अच्छे जहन से बनाया। उसके अंदर हमने एक बहुत नई चीज यूज की। हमने भ्रूण हत्या जो होती है उस पर रिसर्च करा। अमूमन भ्रूण हत्या जो होती है उसमें मेडिकल इक्विपमेंट या डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने क्या किया कि मेडिकल इक्विपमेंट, भ्रूण हत्या करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सब एक ट्रे, एक वो प्लाई पे रखे हमने। कैंसर की ट्रे रखी, वो सीजर रखा, वो कैंची रखे, वो कैप्सूल्स रखे, वो सब रख के एक बच्चा बनाया और रोते हुए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है कि हमने एक भ्रूण हत्या के लिए जो बेटी बनाई है वो मेडिकल इक्विपमेंट से बनाई, वो मेडिकल इक्विपमेंट जिससे भ्रूण हत्या होती है। जी, दुनिया में जिन चीज़ों से विखंडन होता है उससे सृजन करने का जो विचार वाजिद जी के दिमाग में आया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। जैसा मेडिकल इक्विपमेंट की बात कही, बुलेट्स की बात कही, ये चीज़ें तोड़ने के लिए जानी जाती हैं, जोड़ने के लिए नहीं जानी जाती हैं, लेकिन इन्होंने उनसे जोड़कर जो कृति बनाई है, जो रचनात्मकता लोगों के सामने पेश की है, यही वजह है कि इनकी इस कलात्मकता के लिए आज इनका नाम दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ नामी ग्रामी पुस्तकें हैं उनमें इनका नाम दर्ज है। वाजिद जी, यहाँ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि कई आप सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए भी कार्य करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कला तभी सार्थक है जब वो हस्तांतरित हो, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुँचे, आगे जाए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी मुफ्त में ही अपनी जो कला है वो दूसरे कई गरीब बच्चों को सिखाते हैं, अन्य जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको कला सिखाते हैं। तो इसके लिए क्या आप कुछ कार्यशाला आयोजित करते हैं या फिर कोई इंस्टीट्यूशन आपने खोल रखा है? कैसे आप लोगों तक, दूसरे बच्चों तक, दूसरी पीढ़ी तक आपकी ये कला उन तक पहुंचाते हैं? देखिए, मैं एक और फिर बचपन की एक बात बताना चाहूँगा। मैंने एक दीवार पे लिखा था, मस्जिद की एक दीवार पे लिखा हुआ था कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते जाओ और बड़े आदमी बन जाओगे। जी। तो मुझे ये लगता है कि ऊपर वाले ने अगर मुझ में कोई हुनर दिया या मुझ में कोई टैलेंट दिया तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दूसरे बच्चों तक पहुँचाऊँ। क्योंकि मैंने जो तकलीफ देखी है अपनी ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने में, मैं नहीं चाहता हूँ कोई और आर्टिस्ट पहुँचे। और इस ईश्वर ने, इस मालिक ने, इस दुनिया का जो मालिक है उसने मुझ में ये ऐसी कला बहुत सारी दी है। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि वो पहले मैं अचीव करता हूँ, फिर दूसरे बच्चों को सिखा देता हूँ, फिर अचीव करता हूँ, फिर दूसरे बच्चों को सिखा देता हूँ। तो मेरा मकसद यही है कि मैं दूसरों के लिए जीऊँ, मेरा मकसद है कि मैं दूसरे बच्चों को सिखाऊँ। तो ये फहरिस्त बहुत बड़ी है। इस फहरिस्त हमारे पास विदेश से भी बच्चे आते हैं सीखने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े स्कूल से, बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे आते हैं। अमूमन वो 15 दिन, 1 महीना रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, वहीं रुकते हैं, वहीं से कला सीखते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के बाहर भी बच्चे आते हैं और वो भारत से, इंडिया से, हमारे देश से एक नया टैलेंट सीख कर जाते हैं और वे जहाँ भी जाएंगे तो उसकी जो ओरिजिन हुआ है, जो चीज़ उन्होंने सीखी है, वो कहीं भी जाकर यही कहेंगे कि ये कहाँ से सीखी है। तो व्यक्ति का नाम तो बाद में आएगा, पहले देश का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि उस देश के व्यक्ति से, तो ऐसे वाजिद जी का नाम तो रोशन होता ही है, साथ में हमारे देश का नाम भी दुनिया में, दुनिया के हर कोने कोने तक पहुँचता है। वाजिद जी, आपकी जो कलाकृतियां हैं उनकी प्रदर्शनी कई बड़े बड़े देशों में, दुनिया भर में लगाई गई है। लंदन में, दुबई में आपके शोज़ हुए, प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। तो यहाँ जब लोग आके आपकी इस कला को देखते हैं तो क्या कहते हैं, कैसा प्रतिसाद आपको मिलता है? अभी तक जो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको कोई मिला हो, जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहली बार मेरी आर्ट वर्क में, मेरी पहली बार आर्ट वर्क इंदौर प्रेस क्लब में एक आर्ट को हमने अनवील करा, ओपन करा। वो बेडशीट में थी। जब बेडशीट से उस कपड़े को जब हमने हटाया तो वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार थे जिसमें से कुछ मुझे पर्सनल जानते थे। उनमें से 3 पत्रकार की आँख में से आंसू आए थे, लिटरली वो रो दी थी मेरी आर्ट देखने के बाद। उस दिन मुझे समझ में आ गया था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम किया है आर्ट में। उसके बाद कुछ दिन बाद एक इवेंट हुआ इंदौर के अंदर, वहाँ पे एक माँ और एक बच्चे की पेंटिंग रखी गई और वो माँ बच्चे की थी, मदर मेरी और जीसस की एक पेंटिंग हमने वहाँ पे रखी। तो चर्च में जितने भी बंदे आए उसमें से 25% बच्चे या लेडीज़ या जेंट्स या ज़हीफ़ उसे देख के रोए, क्योंकि उन्हें रिकॉल किया जीसस क्राइस्ट को जब पहली बार के लिए हैमर की गई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरा आर्ट वर्क बहुत स्ट्रांग है। अमूमन अक्सर मैं ऐसे सक्सेस से मिलता हूँ जो मेरी आर्ट देख के बहुत मुतासिर होते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ जो विदेशी लोग रहते होंगे वो लोग क्या कहते हैं इस प्रतिभा को, इस टैलेंट को देखकर? उनका बहुत अलग मिजाज होता है, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं उस आर्ट को देख के, क्योंकि वो बहुत डेप्थ में जाते हैं, उनके सवाल बहुत गहरे होते हैं। वो सबसे पहले मुझसे एक
एक आर्टिस्ट हैं, उनने पूछा मुझसे कि आपकी पेंटिंग ब्लैक क्यों है। फिर मैंने उन्हें बताया क्योंकि ब्लैक दुनिया के सारे कलर पे सबसे हेवी कलर है ब्लैक, अपने अंदर सबको एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए मेरी आर्ट वर्क अमूमन ब्लैक है। तो उनके सवाल बहुत अच्छे होते हैं। फिर वो उनका एक सवाल था कि आपने कीलों से ही क्यों पेंटिंग बनाना मुनासिब समझा। इसकी दो रीज़न थी। एक, जैसे कि मैंने बताया, मेरे पास अवेलेबल कीले थी। दूसरी बात, कीले जो होती है वो सब कुछ बयां करती है, सब कुछ इतिहास उसके अंदर होता है, उसके अंदर हिस्ट्री उसके अंदर होती है। वो अपने आप दो चीज़, दो कल्चर, दो थॉट, जब हम किसी प्लाई पे को जब हैमर करते हैं तो सबसे स्ट्रांगनेस जो होती है वो नेल होती है। तो आर्ट और किसी शख्सियत को जब हम हैमर करते हैं तो वो नेल आर्ट होती है, और नेल आर्ट से इसीलिए हम पोर्ट्रेट बनाते हैं। कील ठोकने को जीवंतता की निशानी भी कहा जाता है। किसी चीज को लंबे समय तक यदि आपको कायम रखना है तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने कील ठोक दी है, ऐसा ऐसे ही मिसाल कायम कर दी है दुनिया के सामने। तो वैसे ही आपने अपने सृजन से, वैसे ही कोई भी पेंटिंग हो वो बहुत लंबे समय तक याद की जाने वाली है, और यदि उसे कीलों से उकेर दिया जाए तो फिर तो निश्चित तौर पर उसकी जो कहना चाहिए लंबाई है, काल की अपेक्षा लंबाई है, वो बहुत लंबी हो जाती है, लंबे समय तक उसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस इनकी पेंटिंग्स में होते हैं। या या मैं एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर जब भी इस तरह की आप पेंटिंग्स करते हैं तो लोग बागों ने ये भी कहा होगा ना कि जब रंग नहीं है तो क्या कला, बिना रंगों की कला क्या हो सकती है। लोग अक्सर कहते हैं कालेपन तो रंग नहीं मानते हैं, लोग कहते हैं कि उसमें आपने बताया भी कि आपकी पेंटिंग्स काली क्यों होती है, ऐसा आपसे किसी ने पूछा था। तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि इसमें रंगों का समावेश भी किया जाए, कुछ ऐसा कुछ नया तरीका आजमाया जाए जिससे कि उसमें रंगों को भी भरा जा सके? रंग से, क्योंकि बेरंग जिंदगी को अच्छा नहीं मानते ऐसा कहते हैं। रंग से पेंटिंग बनाना आसान था, जी बेरंग से पेंटिंग बनाना बहुत मुश्किल था, ब्लैक रंग से बनाना बहुत मुश्किल था। और असल पूछो, जो सिर्फ ब्लैक कलर से इस तरह का आर्ट बनाए तो वही कलाकार था। ये बात मुझे मेरी वालदा ने नहीं, माँ ने कही थी, तो ये बात मेरे जहन में यही थी, रंगों से पेंटिंग बनाना आसान है, सिर्फ ब्लैक रंग से बनाना बहुत मुश्किल है, और जो ब्लैक रंग से बनाए वही असल कलाकार है। तो फिर मैंने इसलिए ब्लैक रंग से बनाना शुरू जी, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई कि ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है वो परमानेंट कलर है, उसके कलर के ऊपर दूसरे सारे रंगों पर वो भारी पड़ता है। ऐसी ही और भी दूसरी कुछ चीज़ें जो आपसे मैं जानना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए अभी हम फिर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और हमारी चर्चा को आगे बढ़ेंगे। ये मोह मोह के धागे, इन आँखों से वाबस्ता, कान खाए सैया हमारा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मशहूर कलाकार वाजिद खान साहब से। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाजिद जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई विषयों पर बात की। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके आईआईएम में आपने लेक्चर दिया है, और आईआईएम जैसे कई और बड़े संस्थानों में भी आपके व्याख्यान होते हैं। तो इन सभी जगह पर आप स्टूडेंट्स के बीच में क्या मैसेज देते हैं? आपके व्याख्यान की विषय वस्तु क्या होती है? देखिए, मैं बच्चों से आर्ट के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं ज़िंदगी के तरीके और तजुर्बे पे बात करता हूँ। जो मेरे तजुर्बे रहे ज़िंदगी के, और मेरे जो ज़िंदगी के तरीके रहे उस पर मैं बात करता हूँ। हम सफल इंसान किसको मानते हैं? हम सफल इंसान उसको मानते हैं जिसके पास बहुत पैसा हो या उसका बहुत नाम हो। मेरा मानना है कि सफल इंसान वो नहीं, सफल इंसान वो जिसने अपने काम में, अपनी लाइफ में, उस काम में, शख्सियत में अचीवमेंट पाया हो, सक्सेस हुआ हो। तो सक्सेस इंसान वो है। तो मैं बच्चों से सिर्फ सक्सेस के बारे में बात करता हूँ और अपने एम के बारे में बात करता हूँ। तो अमूमन मेरे लेक्चर इस तरह से ही जिंदगी के अनुभवों पर आधारित जो व्याख्यान होते हैं, और कहीं ना कहीं एक आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि आईआईएम जैसे संस्थान में ये व्यक्ति पढ़ रहा है तो बाकी किताबी चीज़ें तो ये जानता ही होगा, अच्छा यही होगा कि इससे ज़िंदगी के अनुभव शेयर किए जाएँ। जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपकी क्या योजना है? मतलब जो कतर में जो आप प्रदर्शनी लगाने जा रहे हैं वो तो अपनी जगह है, इसके अलावा आपकी और क्या योजना है? किस तरह की कलाकृतियाँ लोगों को और आने वाले समय में देखने मिलेगी? कैसे आप लोगों को और अब चकित करने वाले हैं? क्योंकि अभी तक आपने लोगों को आश्चर्यचकित किया है नई नई चीज़ें बनाकर, अब आने वाले समय में ऐसी क्या चीज़ हम सबके सामने आएगी? मैं अभी कुछ आर्ट वर्क पे स्पेशल काम कर रहा हूँ। वो आर्ट वर्क उन बच्चों के साथ कर रहा हूँ जो आंखों से कभी देख नहीं सकते, तो मैं उन्हें आर्ट बनाना सिखा रहा हूँ। वो ख़ास बात ये है कि वो पोर्ट्रेट बनाएंगे, और वो पोर्ट्रेट बनाएंगे सिर्फ ब्लैक कलर से। ब्लैक कलर से वो बच्चे पोर्ट्रेट बनाएंगे, और बहुत स्पेशल पोर्ट्रेट वो बच्चे बनाएंगे। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। एक और हम
नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक स्कल्पचर बना रहे हैं हम इंदौर में मांडव के लिए, वो बड़ा यूनिक स्कल्पचर है, वो भी 2 डायमेंशन स्कल्पचर है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि आप किसी को मतलब बच्चे मेरे पास जब आते हैं तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को आप आर्ट बनाना मत सिखाइए। मैं कभी आर्ट बनाना नहीं सिखाता हूँ, आर्ट की प्रोसेस सिखाता हूँ। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, पेंटिंग बनाना सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल घोड़ा, तो वो बच्चा हमेशा जिंदगी भर घोड़े ही बनाता रहता है, या वो थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। हम प्रोसेस सिखाते हैं कि आप मूर्ति भी बना सकते हैं, आप कपड़े भी बना सकते हैं, आप बिल्डिंग भी बना सकते हैं, आप इंटीरियर भी बना सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी के अंदर हम प्रोसेस सिखाते हैं, और मैं चाहता हूं कि हम प्रोसेस सीखें, क्योंकि दुनिया के सब सारे महान आर्टिस्ट जब हुआ करते थे पहले, वो हिंदुस्तान के हुआ करते थे। मैं वो दौर वापस लाना चाहता हूँ, मैं दिन वो वापस देखना चाहता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का ये एक खास मकसद है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा मकसद है ये। इस उद्देश्य से यदि काम करें तो हिंदुस्तान फिर सांस्कृतिक तौर पर अपनी समृद्धि के लिए दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा, और इसी उद्देश्य के लिए ये काम कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात जो कही कि किसी की कलाकृति तो चुराई जा सकती है, उसका सृजन, उसकी रचना तो चुराई जा सकती है, लेकिन उसकी रचनात्मकता को आप नहीं चुरा सकते, उसके हुनर को आप नहीं चुरा सकते। और ऐसा ही हुनर ये आने वाली पीढ़ी दूसरे लोगों तक, दूसरे बच्चों तक भेजने का, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसी अनोखी प्रतिभा के जरिए, जब अभी तो एक वाजिद खान है, जब ऐसे कई सारे वाजिद इस देश में होंगे तो निश्चित तौर पर ये अपने तरह की अलग अनोखी कलाकृति के लिए, अपने अलग हुनर के लिए, कला के लिए दुनिया भर में जाना जाएगा। तो वाजिद साहब, हमसे इस खास चर्चा के लिए, हालांकि समय बहुत कम था इसलिए बहुत सारे विषयों पर हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितने विषयों पर हमने बात की, हम उम्मीद करते हैं इसके जरिए दर्शकों तक हमने एक व्यक्तित्व का भली भांति चित्रण करने की जो कोशिश की है, वो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में एक छवि बनाने में निश्चित तौर पर सफल हुई होगी। तो अगले हफ्ते हम फिर किसी नई हस्ती के साथ आएंगे। फिलहाल यहीं रुकते हैं, समय हो चुका है। वाजिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। फिलहाल रुकते हैं, अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।